एडवाइस सबके लिए रहेगा। सबसे पहला तो समझना जरूरी है कि बच्चे में इश्यूज हैं नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्रॉपर सेंटर में आप जाओ, प्रॉपर डॉक्टर के पास आप जाओ, वो आपको ठीक से बताएंगे कि बच्चे में इश्यूज है या नहीं। दूसरा बात, अगर बच्चे में इश्यूज है तो आप उसको सपोर्ट करिए, चाहे वो पेरेंट्स हों या अदर पेरेंट्स हों या दूसरे बच्चे हों, उनको आप सपोर्ट करो। तो ओवरऑल एक कुछ दिन तक, कुछ सालों तक थेरेपी की जरूरत पड़ती है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप रेगुलर बेसिस पे आप थेरेपी के लिए आओ, बट एटलीस्ट आपको गाइडलाइन चाहिए। नमस्कार दर्शकों, मैं दिया शर्मा, स्वागत है आपका एचपीएन न्यूज में। और आज हमारे साथ मौजूद है मास्टर इन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट डॉक्टर उज्जवल कुमार दुबे। तो जैसे कि अभी जो मंथ चल रहा है वो ऑटिज्म मंथ चल रहा है, आज हम ऑटिज्म डिसऑर्डर पर ही चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो सर मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना कीमती समय में दिया। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। नमस्कार, आई एम डॉक्टर उज्जवल कुमार दुबे। आई एम ए पीडियाट्रिक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एंड आई एम द फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ ब्रिजिंग बैरियर डेवलपमेंटल सेंटर, जो कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट में है। मैं इस फील्ड में 20 ईयर्स से हूँ और अभी आज के डेट में मैं जो ये ब्रिजिंग बैरियर सेंटर चला रहा हूँ 2009 से चला रहा हूँ। और इसके साथ साथ मैं गुड़गांव और फरीदाबाद में एक सेंटर है जिससे मैं अटैच हूँ। फरीदाबाद में एबिलिटी चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर के नाम से है और गुड़गांव में जो है रेनबो चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर के नाम से है। तो सर आपको अभी तक टोटल कितना एक्सपीरियंस हो चुका है अपनी जर्नी में? मैं 20 साल से इस फील्ड में हूँ। मास्टर्स करने के बाद हमने ये काम शुरू किया था। पहले मैं अपोलो हॉस्पिटल में था नोएडा में, उसके बाद फिर मैं अपना स्टार्ट किया और आज के डेट में ऑलमोस्ट मोर देन 20 ईयर्स हो गए इस फील्ड में। तो जो जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि काफी सारे लोग हैं जिन्हें नहीं पता कि ऑटिज्म डिसऑर्डर होता क्या है। तो मेरा बेसिक क्वेश्चन है कि ऑटिज्म डिसऑर्डर है क्या? जिसे ऑटिज्म नाम से, जो टर्म से ही वो पता चलता है। ऑटिज्म मीन्स ऑटो मीन्स की माई सेल्फ, मीन्स की इसमें क्या होता है कि बच्चा अपनी दुनिया में रहना चाहता है, वो किसी और से उसको कोई मतलब नहीं होता है। मेनली इसमें जो इश्यूज आते हैं वो कम्युनिकेशन इश्यूज आते हैं। बच्चा किसी और से कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, उसमें स्पीच का प्रॉब्लम होता है और कुछ बिहेवियर इश्यूज भी होते हैं जो सेंसरी इश्यूज की वजह से ही आते हैं। कुछ रिपीटेटिव बिहेवियर्स होते हैं बच्चे में। तो ऐसे बच्चे मीन्स कि दूसरे बच्चों के साथ खेलने में उसको प्रॉब्लम होती है, दूसरे से इंटरेक्ट करने में प्रॉब्लम होती है। तो ये ऑटिज्म का मेन लक्षण है। तो सर जैसे कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनके सिम्टम्स भी रहते हैं, आपने भी पता होगा, लेकिन ऑटिज्म के सिम्टम्स क्या क्या होता है? अगर किसी बच्चे को ऑटिज्म डिसऑर्डर है तो हमें कैसे पता लगेगा? ऐसे कोई साइन हो? जी बिल्कुल साइन है। बच्चा एक तो जो ऑटिज्म जनरली डायग्नोज तो 5 ईयर्स के बाद ही होता है, बट कुछ फीचर्स जो है वो 1.5 साल में ही दिखने लगते हैं। अगर 1.5 से 2 साल का जो बच्चा है जिसका कम से कम कुछ वर्ड्स आ जाते हैं जो इस तरह के बच्चे में नहीं आ पाते हैं। दूसरा, जब आप किसी से भी बात करते हैं तो हम लोग आई कांटेक्ट देते हैं, बच्चे में आई कांटेक्ट का इश्यूज होता है। पीयर ग्रुप इंटरेक्शन में प्रॉब्लम होती है, बच्चे किसी से इंटरेक्ट नहीं कर पाता है। कुछ रिपीटेटिव बिहेवियर्स हैं बॉडी और लाइक जैसे कुछ जो सेंसरी इश्यूज की वजह से, जैसे एक चीज को लगातार देखना और फ्लैपिंग करना, जंपिंग करना, लगातार जंपिंग करना, राउंड एंड राउंड घूमना। तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जिसके थ्रू मुझे मालूम चलता है, हमको मालूम चलता है कि इसमें ऑटिज्म हो सकती है। सर अगर हम बात करें थोड़ा पेरेंट्स के ऊपर, तो जैसे आजकल हम देखते हैं कि हस्बैंड वाइफ वर्किंग होते हैं, देन वो अपने बच्चों को डे केयर में डाल देते हैं। तो बच्चा 8 से रात के 8 बजे तक, जैसे मॉर्निंग 8 to 8 बच्चा वहाँ डे केयर में, देन जब उसे घर लेके आया जाता है तो बच्चा थोड़ा बहुत मूवमेंट करता है। देन कितनी बार ऐसा होता है कि बच्चा थक के होता है, वो सो जाता है, तो पेरेंट्स को नहीं पता लगता कि हमारे बच्चे को ऐसी कोई प्रॉब्लम है ना। तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए, मतलब अगर ऐसा कुछ फील होता है? जनरली पेरेंट्स के लिए मेरा, अगर आप वर्किंग हैं, क्योंकि आज के डेट में वैसे वर्किंग होना तो स्वाभाविक है, सबको वर्किंग होना है, बट कहीं ना कहीं कॉन्शियस भी रहें, अपने बच्चे का डेवलपमेंट को भी देखें। अगर बच्चे से भी कंपेयर करके आपको मालूम, जब दूसरा बच्चा होता है तो फिर पहला बच्चे से कंपेयर करके अब घर में मालूम चल जाता है, बट ऐसे आपको डेवलपमेंट जो होता है हमारा, उसके बारे में मालूम होना चाहिए। अगर बच्चा आपके साथ ठीक से नहीं खेल पा रहा है, बच्चा आपके साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है, बच्चा अपना जो प्रॉब्लम है वो नहीं बता पा रहा है, किस कोई चीज़ का नीड है, जैसे उसको पानी चाहिए या कुछ भी चाहिए, तो वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, तो इस तरह के लक्षण अगर दिखाई दें तो डेफिनेटली आप कंसल्ट करें, या तो डेवलपमेंटल पेडिट्रिशियन से या आपका जो पेडिट्रिशियंस हैं उनसे आप बात करें। और दूसरा, कहीं ना कहीं उसको हो सकता है कि थेरेपी की जरूरत पड़े, तो फिर पेरेंट्स को कम से कम ये सब चीज़ पे थोड़ा ध्यान देना।
बट सर जैसे कि अभी हम देखते हैं कि जो हमारी नॉर्मल इंडियन फैमिलीज है, अगर वहाँ पे कोई बच्चा है और वैसे कोई चीज़ें नहीं कर रहा है या कर रहा है, तो क्या होता है कि ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो कहते हैं नहीं ये धीरे धीरे सीख जाएगा, या अभी इसके पापा ऐसे थे या शायद मम्मी ऐसी थी तो मम्मी की हैबिट है आई है बच्चे में, धीरे धीरे बच्चा सीख जाएगा, तो वो इन चीज़ों को मतलब इग्नोर कर देते हैं एक तरह से, वो इतना ध्यान नहीं देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट एक बार तो कंसल्ट करना चाहिए। डेफिनेटली हमारे पास जितने भी बच्चे आते हैं, मैक्सिमम बच्चे का ये वाला चीज होता है जो लेट से आते हैं, जो 3 साल में आते हैं या 4 साल में आते हैं, तो उनका कहना है कि मैं पूछता हूँ कि आप इतना डिले क्यों आए, क्योंकि अगर बच्चा बोल नहीं रहा था तो आपको आना चाहिए था। तो सेम वही चीज होता है कि उनके ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर बोलते हैं कि नहीं मेरा बेटा भी तो लेट से ही बोला था। बट आज के डेट में इशूज बढ़ रहे हैं इस तरह का, और इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि पहले और अभी में बहुत अंतर है अभी आज के डेट में। तो अगर बच्चा टाइम पे नहीं बोल पा रहा, 1.5 साल 2 साल में अगर स्पीच नहीं आ रहा, तो डेफिनेटली आपको कंसल्ट करना चाहिए। सर ऐसा भी होता है कि मतलब ये जो प्रॉब्लम है ये जेनेटिक भी होती है, मतलब किसी के पेरेंट्स से या ग्रैंड पेरेंट्स से आ जाए बच्चे को, ऐसा भी रहता है? जनरली बहुत कम परसेंटेज होता है, चांसेस बहुत कम परसेंट होता है, क्योंकि मैं भी बहुत सारे बच्चे को अभी 20 साल में काफी बच्चे में देखा हूँ, तो हार्डली 1-8% बच्चे में देखा हूँ कि ट्विंस में भी इशूज आ जाते हैं या कभी दूसरे बच्चे में आ जाते हैं। बट 99% केसेस में तो नहीं होता है इस तरह का इशूज, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस। सर मतलब कौन से एज ग्रुप के बच्चे, मतलब कितने से कितने एज ग्रुप के बच्चों को अभी तक आप ट्रीट करते हैं? देखिए हमारे पास ऐसे तो अभी आज के डेट में अगर देखें तो 90% केसेस जो है 1.5 साल से लेकर 6 साल के बच्चे हैं। बट ऐसे ट्रीट तो मैं अभी 10 साल या 12 साल के भी बच्चे हमारे पास आते हैं, कुछ बच्चे आते हैं, कोई बच्चे जो बड़े हो गए, क्योंकि मैं 20 साल से स्वाभाविक है कि जो बच्चे जिसको मैं छोटे में देखा हूँ तो अभी बड़े हो गए, तो वो भी कॉन्टेक्ट में है, वो भी कंसल्ट करते हैं, वो भी बात करते हैं, अगर उनको किसी तरह का हेल्प चाहिए तो वो करते हैं। दूसरा बात होता है कि एज के हिसाब से आपको प्रायोरिटी भी चेंज होता है। जैसे अगर आप छोटे बच्चे हैं तो आप डेवलपमेंट पे आप ज्यादा ध्यान दें, बच्चा बोल नहीं रहा है, बच्चा इंटरेक्ट नहीं कर रहा है। फिर जैसे से बच्चा बड़ा होता है तो कहीं ना कहीं आपका जो सेल्फ केयर है, बच्चा अपना काम खुद कर ले, तो उस पर भी इंटरवेंट करना पड़ता है। फिर उससे बड़ा होता है तो प्री वोकेशनल पे कि बच्चा कल को जॉब करेगा, अगर मान लिया वो स्टडी उसका नहीं हो पाया, एकेडमिक इशूज आए, तो क्या अदर ऑप्शंस हैं, तो उसके लिए भी हेल्प की जरूरत पड़ती है। तो ओवरऑल एक कुछ दिन तक, कुछ सालों तक थेरेपी की जरूरत पड़ती है। इट नॉट नेसेसरी कि आप रेगुलर वे में, रेगुलर बेसिस पे आप थेरेपी के लिए आओ, बट एटलीस्ट आपको गाइडलाइन चाहिए होता है थेरेपिस्ट का। सर ऐसा भी देखा जाता है ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जो स्टार्टिंग से बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, सडनली उनका जो वो एक्टिव है वो थोड़ा कम हो जाते हैं, मतलब जैसे पढ़ाई में तेज होना, फिर धीरे धीरे उनका, तो ऐसे बच्चे भी आपके पास आते हैं? हाँ डेफिनेटली, वो बच्चे जैसे स्टार्टिंग में क्या होता है कि बच्चा हाइपर होता है, रेस्टलेस थोड़ा सा बच्चे होते हैं, क्योंकि बॉडी वाइज कुछ सेंसरी सिस्टम का भी इशूज होते हैं कि ब्रेन ओवर डिमांडिंग हो जाता है मूवमेंट के लिए, तो बच्चे बहुत ज्यादा रेस्टलेस होते हैं। तो एट दैट टाइम उसका एनर्जी चैनल, जो उसका एनर्जी है उसको चैनलाइज करना पड़ता है थ्रू डिफरेंट स्ट्रक्चरल एक्टिविटीज, तो उसके थ्रू हम लोग उसको चैनलाइज करते हैं। अदरवाइज वो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है तो कहीं कहीं हाइपर एक्टिविटीज कम होती है, बट हाइपर एक्टिविटीज के साथ साथ कुछ बच्चे में अटेंशन इश्यूज भी आते हैं साथ साथ। तो कहीं ना कहीं क्योंकि वो हाइपर है तो कहीं ना कहीं फोकस नहीं करेगा, तो फोकस नहीं करता है तो वहाँ पे उसको स्पीच में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो बोलने सीख नहीं पाएगा, लर्निंग पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, पढ़ाई में इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हम लोग ये जो हाइपर एक्टिविटीज और अटेंशन दोनों को इंटरवेंट करते हैं। तो मतलब आप किस तरीके से ट्रीट करते हो, जैसे कि मतलब मैनुअली या कोई थेरेपी या मेडिसिन वगैरह? जी नहीं, देखिए एक बता दूं कि इस तरह केसेस का जनरली मेडिसिन नहीं होते हैं, एक्सेप्ट कुछ जो सप्लीमेंट्स होते हैं, उसके अलावा कोई मेडिसिन नहीं होते हैं। इसमें एक्चुअली ये ट्रीटमेंट नहीं होता है। मैं आपको बता दूं, ऑटिज्म या ADHD इस तरह केसेस के लिए ट्रीटमेंट नहीं होता है, हम लोग मैनेज करते हैं, चीज को मैनेजमेंट होता है। तो हम लोग जनरली जो यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम तो हमारा मैनुअली होता है, बट कुछ चीज ऐसा है, जैसे हमारे पास अगर OT की बात करें, ऑक्यूपेशनल थेरेपी की, तो हम लोग जिम बॉल यूज करते हैं, स्विंग्स यूज करते हैं, बैलेंस बीम यूज करते हैं, बैलेंस बोर्ड यूज करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट्स होते हैं जिसके थ्रू हम लोग बच्चे के साथ काम करते हैं। अगर स्पीच की बात करें तो वो स्पीच में भी अलग अलग इक्विपमेंट्स आते हैं बच्चे को बोलने सिखाने के लिए। एजुकेशन में भी अलग अलग फ्लैश कार्ड्स एंड डिफरेंट थिंग्स आता है, तो इस तरह का चीज हमारे यहाँ यूज होता है। सर ऐसे भी होता है ना कि जैसे आजकल तो बहुत कॉमन हो गया है कि पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे को फोन दे दिया, फीडिंग करा रहे हैं फोन दे दिया, कुछ कर रहे हैं फोन दे दिया, तो उससे भी शायद उनके जो लाइफ है उस पर कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है उस चीज का। डेफिनेटली पड़ता है इसका इफेक्ट। हमारे पास जितने भी पेरेंट्स आते हैं सबसे पहले यही बोलते हैं कि हमारी गलती हो गई। तो मैं पूछता हूँ कि क्या गलती की, तो हमने इसको 24 मतलब पूरा दिन भर इसको फोन दे दिया, हमने वर्क फ्रॉम होम था तो हमने इसको फोन दे दिया कि हमको तंग नहीं करे।
तो उसकी वजह से डेफिनेटली कम्युनिकेशन पे उसका असर पड़ता है, क्योंकि फोन जो है वन वे कम्युनिकेशन है, उसको फोन जब मिल जाता है तो किसी से कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो उसका असर उसका आगे चल के पीयर ग्रुप इंटरेक्शन, सोशल स्किल्स पे पड़ता है। तो डेफिनेटली इस चीज को अवॉइड करना चाहिए। तो सर जैसे आजकल पेरेंट्स हैं, तो पेरेंट्स को अगर कोई बच्चा ऑटिज्म डिसऑर्डर का है, पेरेंट्स को उस टाइम पे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जनरली वही मैं बताया कि पेरेंट्स को देखते रहना चाहिए जो बच्चे का जो डेवलपमेंट है प्रॉपर वे में हो रहा है कि नहीं। दूसरा, पेरेंट्स को डेफिनेटली टाइम भी देना चाहिए। मैं मानता हूँ कि पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, बट पेरेंट्स को बच्चों के साथ भी टाइम देना चाहिए, क्वालिटी टाइम देना चाहिए। आपके पास अगर वीकेंड पे टाइम है तो उस टाइम भी आप उसको टाइम दो। और कुछ कुछ चीज़ जिसको ध्यान रखना चाहिए, जैसे मैं आपको बताया वन वे कम्युनिकेशन ज़्यादा देर तक नहीं देना है, और ज़्यादा अभी जंक फूड और ये सब को भी थोड़ा अवॉइड करना चाहिए मेरे ख्याल से। स्वीट्स वगैरह ये सबसे भी थोड़ा ब्रेन स्टिमुलेट होता है, जिसकी वजह से बच्चा हाइपर हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ का ख्याल रखना। सर मतलब अभी तक आपने इतने टाइम हो गया आपको, तो कब कौन कौन सी थेरेपीज वगैरह देते हो? हमारे यहाँ जनरली जो थेरेपी होती है ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी होती है, ABA थेरेपी होती है, और स्पेशल एजुकेशन होता है, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी होती है। तो डिपेंड करता है बच्चे पे। पहले हम लोग असेसमेंट करते हैं बच्चे को, फिर देखते हैं कि इसमें किस तरह का इशूज है, कौन सा थेरेपी चाहिए। जो भी थेरेपी चाहिए हम लोग पेरेंट्स को एडवाइस करते हैं, अकॉर्डिंगली पेरेंट्स रेगुलर बेसिस पे आते हैं हमारे यहाँ और थेरेपी लेते हैं। उससे बच्चे में फर्क पड़ता है। सर ऐसा भी देखते हैं ना, कितनी बार पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि अच्छा हम डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, हम अपने बच्चे को लेके जा रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं करवा रहे डॉक्टर्स। मतलब डॉक्टर्स का जो पेरेंट्स होते हैं बेसिकली उनका रहता है कि बच्चे को अगर मेडिसिन दे रहे हो या कोई मशीन लग रही है तो इट मीन्स उसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। लेकिन अगर कोई बच्चे से बात कर रहा है या कोई उसे मैनुअली ट्रीट कर रहा है या थेरेपी वगैरह दे रहा है, तो उन्हें ऐसा लगता नहीं ये वेस्ट ऑफ टाइम है या वेस्ट ऑफ। डेफिनेटली यहाँ पे सबसे बड़ा चीज है कि पेरेंट्स काउंसलिंग। पेरेंट्स काउंसलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। बच्चे में जितना आप काम कर रहे हो उससे ज्यादा पेरेंट्स काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। उसका रीजन ये है, सबसे पहले पेरेंट्स को तो एक्सेप्ट करना है कि चीज को कि बच्चे में इशूज हैं, एक सबसे पहला। दूसरा बात कि पेरेंट्स को ये समझना होगा कि किस तरह का इशूज है, क्या करना चाहिए। क्योंकि बच्चे आप मेरे पास तो थेरेपी सेंटर में कितने देर के लिए जाएंगे, 1 घंटा 2 घंटा के लिए जाएंगे, बाकी टाइम आपके पास है। तो आपको उसके साथ इन्वॉल्व होना जरूरी है। आप इन्वॉल्व तभी होंगे जब बच्चे के बारे में आप जानेंगे। तो वहां पे थेरेपिस्ट का रोल होता है कि आप पेरेंट्स को प्रॉपर में काउंसिल करो, और पेरेंट्स का भी रोल होता है कि आप थेरेपिस्ट को सपोर्ट करो। तो और इसके अलावा सर और क्या क्या है ऑटिज्म से रिलेटेड? मतलब अगर हम बात करें छोटे बच्चों से, तो उन्हें बहुत सारी ऐसी दिक्कतें भी होती है। कितनी बार ऐसा होता है कि बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है बट वो किससे बोल नहीं पाता है ना, इवन वो बोलना भी चाहता होगा बट वो बोल नहीं पाता है। तो उस टाइम पे क्या चीज का ध्यान रखना चाहिए? इसमें क्या होता है कि जो बच्चे हैं कम्युनिकेशन इश्यूज होते हैं, बच्चा खुद अपना चीज बता नहीं पाता है। तो यहाँ पे एक तो पेरेंट्स को डेफिनेटली समझना होगा, पेरेंट्स को सपोर्ट करना पड़ेगा। दूसरा, मैं सोसाइटी को ही बोलूंगा, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत बड़ा इशूज है हमारे यहाँ कि सोसाइटी सपोर्ट नहीं करते हैं। अगर आपके बच्चे नॉर्मल हैं, अगर दूसरे के बच्चे में इशूज हैं, तो वो अपने बच्चे को उसके साथ नहीं जाने देते हैं, जो बहुत ही गलत चीज है। डेफिनेटली आप उस बच्चे को भी इंकरेज करो, अपने बच्चे को आप समझाओ कि नहीं उसके साथ खेलो, क्योंकि वो भी एक बच्चा है और उसको भी इस दुनिया में रहना है। तो मुझे लगता है कि सोसाइटी का भी सपोर्ट होना चाहिए, ताकि बच्चे में जो इश्यूज हैं वो धीरे धीरे ओवरकम हो जाए। तो सोसाइटी का तो बहुत ज्यादा रोल रहता है। अगर कोई बच्चा एक एज में लाइक 15-16 का है, जैसे आजकल हम देखते हैं कि जो 15-16 के बच्चे आते हैं उन्हें भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है कम्युनिकेट करने में या कम्युनिकेशन में, वो नहीं बोल पाते, तो अक्सर वो भी कभी कभी ऐसे थेरेपीज वगैरह ले लेते हैं। उसमें क्या होता है, जैसे बच्चे अगर बड़े हैं ना और कम्युनिकेशन इश्यूज है, एक्चुअली अल्टरनेट आता है आगे चल के। देखिए स्टार्टिंग में आप डेवलपमेंट पे आपने काम किया, अब डिपेंड करता है कि बच्चे में कितना सिविरिटी थी, आप कितना काम किए, पेरेंट्स का कितना इन्वॉल्वमेंट हुआ, तो उस वजह से बच्चे के प्रोग्नोसिस डिपेंड करता है। जब वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, किसी किसी बच्चे में उतना ज्यादा वो प्रोग्नोसिस नहीं हो पाता है, तो इस तरह के इशूज आते हैं जो आप बता रहे हैं कि 15-16 साल के बच्चे कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। तो वहाँ पे डिफरेंट इक्विपमेंट्स आते हैं जिसके थ्रू कम्युनिकेशन उसको सिखाया जाता है, या उस इक्विपमेंट्स के थ्रू वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि वो बोल के ही कम्युनिकेट करें। AAC आजकल आता है, जो ऑगमेंटिक कम्युनिकेशन बोर्ड होता है, उसके थ्रू बच्चा कम्युनिकेट कर सकता है। तो इस तरह का चीज आगे और भी अभी एडवांस हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आगे चल के चीज और भी सपोर्ट मिलेगा केसेस में, जो मुझे लगता है। बिल्कुल सर, बट ऐसा रहता है ना कि सोसाइटी उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा गलत नेगेटिव पॉइंट रखती है, नेगेटिव थॉट्स रखती है कि उसका बच्चा बिगड़ गया है या गलत लोगों के साथ बैठता है इसलिए किससे बात नहीं करता। तो उस टाइम पे क्या होता है कि वो बच्चा तो एक मेंटली जो उसका पीस रहता है वो मेंटली थोड़ा कम हो जाता है।
तो आई थिंक ऐसे भी बच्चे भी आपके पास हाँ, आते हैं। डेफिनेटली बच्चे, क्योंकि सोसाइटी प्रेशर अगर होता है तो बच्चे में इश्यूज बढ़ते हैं। और मैं आपको बताऊं, जो मैं सेंसरी बता रहा, हालांकि बहुत ब्रॉड टर्म है सेंसरी इश्यूज। सेंसरी इश्यूज तब बढ़ जाते हैं जब बच्चे में एंजाइटी आता है। जब एंजाइटी तभी आएगा जब सोसाइटी का प्रेशर रहेगा। तो कहीं ना कहीं अगर दूसरा बच्चा उसके साथ नहीं खेल रहा है और वो चाह रहा है कि मैं खेलूं, वो खेल नहीं पा रहा है, तो एक तो उस प्रेशर की वजह से भी इश्यूज बढ़ जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो सोशल डिमांड है वो भी बढ़ता है। आप पेरेंट्स को वो चाहते हैं कि नहीं, बच्चा ठीक है, आज दौड़ रहा है, भाग रहा है, कल को स्कूल में बैठे प्रॉपर में, बट बच्चा वहाँ पे कोप अप नहीं कर पाता है, तो वो भी उसका एंजाइटी को बढ़ा देता है। तो वहाँ पे बिहेवियर इश्यूज आने लगते हैं। तो इस तरह का चीज होता है, एज के साथ साथ ये वाला चीज होता है। बट हमको लगता है कि अगर सब तरह से सपोर्ट मिलता है, चाहे वो सोसाइटीज का हो, स्कूल्स का हो, पेरेंट्स का हो, थेरेपिस्ट का हो, सबका सपोर्ट अगर मिलता है तो बच्चे प्रॉपर वे में आगे बढ़ सकते हैं। सर इसी के साथ जो मेरा लास्ट रहेगा वो रहेगा कि आप जो हमारे ऑडियंस है उन्हें क्या सजेशन देना चाहोगे और क्या एडवाइस देना चाहोगे आज के टाइम पे कि वो किस तरीके से अपने बच्चों को ट्रीट करें, इवन पेरेंट्स और बच्चे दोनों को लोग क्या एडवाइस देना चाहोगे? देखिए, मेरा एडवाइस सबके लिए रहेगा। सबसे पहला तो समझना जरूरी है कि बच्चे में इश्यूज है नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्रॉपर सेंटर में आप जाओ, प्रॉपर डॉक्टर के पास आप जाओ, वो आपको ठीक से बताएंगे कि बच्चे में इश्यूज है या नहीं। दूसरा बात, अगर बच्चे में इश्यूज है तो आप उसको सपोर्ट करिए, चाहे वो पेरेंट्स हों या अदर पेरेंट्स हों या दूसरे बच्चे हों, उनको आप सपोर्ट करो, उनको आगे बढ़ाओ, क्योंकि वो आपका ड्यूटी बनता है। क्योंकि अगर मैं ऐसे में किसी का ये नहीं करता हूँ, बट हमारा यहाँ पे इंडिया में स्पेशली इश्यूज आ रहे हैं। वेस्टर्न कल्चर में इस तरह का प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे सोसाइटी सपोर्ट करते हैं, बट यहाँ पे सोसाइटीज का बहुत बड़ा इशूज है। हमारे पास मैक्सिमम पेरेंट्स आ रहे हैं, स्कूल भी सपोर्ट ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि कुछ स्कूल काम कर रहे हैं, बट बहुत सारे स्कूल सपोर्ट नहीं करते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं, आपके बच्चे बैठ ही नहीं रहे तो मैं स्कूल में क्यों रखूँ। तो आज के डेट में ये भी बहुत बड़ा इशूज है कि एडमिशन प्रोसेस में, एडमिशन में दिक्कत हो रही है स्कूल में, और पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़े। तो ये सब इशूज हैं, बट वही सबको मैं ये एडवाइस करूंगा कि सब लोग मिलके इनको सपोर्ट करें ताकि वो आगे बढ़े। इसी के साथ साथ आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना कीमती समय दिया। थैंक यू सो मच। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।